सो हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द क्लास एंड हमारा पीएसयू खत्म हो गया है. विल बी स्टार्टिंग विद अ न्यू टॉपिक. सो हमारा आई थिंक 8 चैप्टर्स खत्म हो गए एंड हम आज अभी नया चैप्टर शुरू करें. दैट्स बेसिकली योर पीयर रिव्यू. चैप्टर नंबर 13 वी आर स्टार्टिंग विद पीयर रिव्यू. आ जाइए 191 से 205. ओके, सो बिफोर वी मूव टू द चैप्टर, क्विकली मुझे बताइए जल्दी से कि जब मैं बात करता हूँ पीएससी ऑडिट की, उसमें हम जब बात कर रहे थे कैग के अपॉइंटमेंट, कैग के रिमूवल, कैग की सैलरी कौन से आर्टिकल में लिखी हुई है? आर्टिकल 148 में. परफेक्ट. कैग को अपॉइंट कौन करता है बच्चों? प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. अच्छा, अगर मैं बात करता हूँ इन डेप्थ ऑडिट, इन डिटेल ऑडिट, इन डेप्थ ऑडिट, इन डिटेल ऑडिट, तो मैं कौन सी ऑडिट की बात कर रहा हूँ? कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट. अच्छा, आपको मैंने सप्लीमेंट्री ऑडिट में कुछ सिखाया था. सप्लीमेंट्री ऑडिट में कुछ डेज होते हैं. डेज होते हैं, कितने डेज होते हैं? 60 डेज. सप्लीमेंट्री ऑडिट में क्या होता है, कैग को कॉल लेना होता है विद इन 60 डेज फ्रॉम द सबमिशन ऑफ द ओरिजिनल रिपोर्ट कि सर उसको ऑडिट, उसको सप्लीमेंट्री ऑडिट करवानी है या नहीं करवानी है. ठीक है. अच्छा, व्हेन यू टॉक अबाउट एनबीएफसी चैप्टर, एनबीएफसी चैप्टर किसी को याद होगा, मिनिमम नेट ओन फंड्स कितना होता है? मिनिमम नेट ओन फंड्स, दैट्स बेसिकली मिनिमम 2 करोड़, मिनिमम 2 करोड़. अच्छा, देन एनबीएफसी चैप्टर में अगर मेरा नेटवर्थ 300 करोड़ है, मेरा नेटवर्थ 300 करोड़ है, तो मुझे इंडेस कब से एप्लीकेबल है? नेटवर्थ इफ आई से 300 करोड़, तो मुझे इंडेस कब से एप्लीकेबल है? वन फोर 19. करेक्ट दोनिया. सी 1418 से तो किसको थे? 500 करोड़ वालों को थे. 250 से लेके 500 को, 250 से लेके 500 को 1419 से थे. 1419. परफेक्ट. देन व्हेन यू टॉक अबाउट सीएफएस चैप्टर, सीएफएस चैप्टर में जरा मेरे को बताओ, गिव मी एनी वन पीसीए, गिव मी एनी वन पीसीए. जल्दी से जल्दी से. डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विटी एट्रिब्यूटेबल टू माइनॉरिटी और एनसीआर रिकॉर्ड होता है सीजी. डिटर्मिनेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व और गुडविल एज पर एप्लीकेबल एएस, एज पर एप्लीकेबल एएस. सुमैया जी आप आंसर नहीं कर रहे हो. सुमैया, अल्फा टू सुमैया. देन व्हेन यू टॉक अबाउट, 2 लोग नहीं आए अभी तक. नेक्स्ट क्वेश्चन. कारो में कैन समवन गिव मी क्लॉज नंबर, नहीं क्लॉज नंबर छोड़ो. स्टैच्यूटरी ड्यूज में, स्टैच्यूटरी ड्यूज में जब मैं कहता हूँ अनडिस्प्यूटेड, डिस्प्यूटेड, अनडिस्प्यूटेड में कितना मंथ्स है? 6 मंथ्स. रॉन्ग बोलोगे अब. 6 मंथ नहीं है, मोर देन 6 मंथ्स है. अनिश आपका तो रॉन्ग है. मोर देन 6 मंथ्स है ना. आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 6 मंथ इट शुड बी रिपोर्टेड. कारो में बिप्स कौन सी डेट को चेक करना है बच्चों? कारो में बिप्स कौन सी डेट को चेक करना है? सर बैलेंस शीट डेट. कारो में बिप्स कौन से डेट को चेक करना है? बैलेंस शीट डेट को चेक करना है, लास्ट ईयर का 31 मार्च. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. फ्रॉड रिपोर्टिंग का कोई फॉर्म नंबर बता पाएगा? सीजी को रिपोर्ट करना है फ्रॉड को, फॉर्म नंबर कौन सा है? ADT4, अदिति 4. अच्छा, डिविडेंड में, डिविडेंड शुड बी पेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. इट शुड बी पेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन. 30 डेज. परफेक्ट है. सो धुंधला धुंधला चीज़ें याद है आपको, बहुत अच्छी बात है. एंड यू आर गोइंग एट वेरी गुड स्पीड. एंड अभी हम लोग आगे हमारे 9वें चैप्टर पर. दैट्स बेसिकली और पीयर रिव्यू. पीयर रिव्यू. ठीक है.
आ जाओ। अनिश ग्रुप में मैसेज करेगा। आई थिंक कंचन हैज नॉट, बिकॉज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ नया चैप्टर तो वो इंट्रो होगा। कंचन एंड देवश्री उनको एक बार टैग करके मैसेज कर दो, आधे ज्वाइनिंग, तो अपन 2-4 मिनट वेट कर सकते हैं बिकॉज वो नया चैप्टर कॉन्सेप्ट मिस हो जाएगा। अल्फा टू अनिश ठीक है, कर दो ना। कंचन एंड देवश्री। चलो अब देखो, 2 शब्द है, एक है पियर, कंचन जी तो आ गई, पियर, और एक है रिव्यू। एक है पियर, एक है रिव्यू। तुम्हारे हिसाब से मेरे को तो पियर का मतलब क्या होता है? पियर, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड पियर? कंपेनियन, दोनों से कंपेनियन तो साथी होता है। जीवन के इस पड़ाव में एक साथी होना चाहिए। दैट्स कंपेनियन, वो पियर नहीं होगा। तो गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन, बट थोड़ा सा कली के। चिराग कहता है कलीग्स, ओके। पियर का मतलब होता है पर्सन ऑफ सेम और सिमिलर स्टैंडिंग, पर्सन ऑफ सेम और सिमिलर स्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल मेरे को बताओ, क्या आप सब पियर हो? पीपल हु आर वॉचिंग माई लेक्चर राइट नाउ, क्या आप सब पियर हो? यस सर, क्योंकि सब लोग सीए फाइनल देने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट, मैं अज्यूम कर हम सब फर्स्ट अटेम्प्ट वाले हैं जो मुझे देख रहे हैं, तो सर हम सब, आप सब आपस में पियर हो, पर्सन ऑफ सेम लेवल, ठीक है। क्या मैं और आप पियर है? एम आई एंड यू गाइज आर पियर? नो। होने वाले पियर, राइट, होने वाले पियर। फ्यूचर में आप क्या बन जाएंगे? अपन सब पियर बन जाएंगे, एक दूसरे के पियर। तो पियर का मतलब पर्सन ऑफ सेम लेवल और सेम स्टैंडिंग। अच्छा, दैट्स कॉल्ड एज पियर। तो ऑल द कलीग्स इन एन ऑफिस, ठीक है, आप सारे आर्टिकल्स एक पियर हो जाएंगे। सीए फाइनल स्टूडेंट्स आर पियर, ठीक है। जो भी बच्चा साथ में पढ़ के निकला है वो सारे पियर हो जाएंगे। सो व्हाट इज रिव्यू? रिव्यू तुम्हारे हिसाब से रिव्यू क्या होता है? चेकिंग अगेन, एग्जामिनेशन, वी कैन से री एग्जामिनेशन, री एग्जामिनेशन। पर क्या रिव्यू ऑडिट होता है? बोल बच्चों, क्या रिव्यू ऑडिट होता है? ना 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 ना। हम ऑडिट जब होता है ना, ऑडिट जब होता है तो हम क्या करते हैं? हम उसकी कमियां बताते हैं कि रिलायंस तो चोर है, रिलायंस तो अच्छा है, मतलब ओपिनियन क्लीन है, ओपिनियन क्वालिफाई है, ओपिनियन एडवर्स है, ओपिनियन डिस्क्लेमर है। हम लोग किसी पे जब ओपिनियन देते हैं, जज कर लेते हैं उसको कि तू भंगार है, तो अच्छा है, तो बेकार है, तो बीच का है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? ऑडिट। सो रिव्यू क्या होता है? रिव्यू क्या होता है? हम लोग उसका काम चेक कर रहे होते हैं, हम उसका काम देख के बताते हैं कि भैया आपने ये जो गलती की है ना, ये जो कमी है, इसको आप ठीक कर दीजिए। मतलब यहाँ पर हम उसको सजेशन दे रहे होते हैं इंप्रूवमेंट का। हम उसकी बेसिकली कमियां नहीं निकाल रहे होते हैं, कि बताते हैं हाँ ठीक है, ये ऐसा ऐसा आपने गड़बड़ कर रखा है, अब इसको ठीक कीजिए। दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू। जैसे क्या होता है, जब आप लोग एग्जाम देकर आ जाते हो, बाई चांस होना नीचे कभी किसी का नेगेटिव रिजल्ट आ गया, तो आप सजेशन मंगाओगे।
जब आपने अपना आंसर मंगाया, आपने जब पेपर मंगाए, आपने किसी टीचर को दिखाओगे अरे सर देखो ना मेरा पेपर कैसा था, तो पेपर चेक तो किसी और ने कर लिया है, जज कर दिया कि तुम पास हो या तुम फेल हो। हम आपको बताएंगे अच्छा ये प्रॉब्लम थी आपकी, ये आपको ऐसे करना चाहिए था, इसलिए आप रह गए। दैट इज कॉल्ड एज रिव्यू। क्या बोलेंगे उसको अपन? रिव्यू। तो सर ये चैप्टर किसको एप्लीकेबल है? अब क्या होता है, एक फॉर्म है अनीश एंड कंपनी। बच्चों अनीश एंड कंपनी किसके ऑडिटर्स है? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऑडिटर है। बच्चों व्हेन आई से ऑडिटर वी टॉक अबाउट स्टैट ऑडिटर, वी ऑलवेज टॉक अबाउट स्टैट ऑडिटर। हमेशा ध्यान रखना कहीं भी अगर ऑडिटर लिखा हुआ है इट इज डिनोटिंग टुवर्ड्स स्टैट ऑडिट। ठीक है, अनीश एंड कंपनी आर द स्टैट ऑडिटर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अनीश एंड कंपनी आर द स्टैट ऑडिटर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। सो अनीश के परिवार में कौन कौन है? सर अनीश होगा, उसका एक दो पार्टनर्स और है, पूरा सीए फॉर्म है, मतलब उसमें एमकॉम भी है, बीकॉम लोग भी, आर्टिकल भी है, चिल्लर 1 2 3। चिल्लर 1 2 3 मतलब 54 58 1 रुपया। फर्स्ट ईयर आर्टिकल, सेकेंड ईयर आर्टिकल, थर्ड ईयर आर्टिकल, वही वैल्यू होता है। तो भैया वो लोग ऑडिट करने गए, उन्होंने कह दिया, चिल्ला चिल्ला के कह दिया कि रिलायंस चोर है। मतलब रिलायंस के प्रति इन्होंने ओपिनियन दे दी, क्या? एडवर्स ओपिनियन। कौन सी ओपिनियन? एडवर्स ओपिनियन। सो अनीश वर द स्टार ऑडिटर्स ऑफ रिलायंस। उन्होंने चिल्ला चिल्ला के बोलते रहे रिलायंस तो भंगार है, तेरे को हम दे रहे हैं एडवर्स ओपिनियन। किसने बोला? अनीश ने। अच्छा, सो अनीश ने जज कर दिया रिलायंस को? जी हाँ सर। अनीश ने बता दिया कि रिलायंस कैसा है? जी हाँ सर। अरे भैया कोई ये तो बताओ, अनीश ने ये तो कह दिया कि रिलायंस भंगार है, पर कोई ये तो बताओ कि अनीश कैसा है? क्या अनीश केपेबल है ओपिनियन देने? हाँ सर केपेबल है ना, सीए क्योंकि। अरे तो क्या हुआ, अगर सीए है तो क्या केपेबल है क्या ओपिनियन देने के लिए? उसकी फर्म में कौन कौन है, कितने पार्टनर्स है? अब आप मेरे को बताओ, क्या फर्स्ट ईयर का आर्टिकल रिलायंस की जाके बैलेंस शीट फाइनलाइज कर सकता है? फर्स्ट ईयर का आर्टिकल? नहीं सर। अरे अक्कल होता है क्या फर्स्ट ईयर आर्टिकल में? सॉरी टू हर्ट योर सेंटीमेंट, बट प्रैक्टिकली मेरे को बताओ, क्या वो इतना केपेबल होगा कि वो फर्स्ट ईयर की मतलब जाके बैलेंस शीट पूरा फाइनलाइज कर दे? नहीं, राइट? तो ये क्या है, ये एक सीए फॉर्म को चैप्टर एप्लीकेबल है। सीए फॉर्म ने किसी पे जज तो कर दिया, पर ऐसा भी तो हो सकता है नॉर्मल पब्लिक, दुनिया वाले, अरे हम रिलायंस में उंगली उठा के कह रहे हैं कि तुम एडवर्स हो, पर दुनिया वाले ये भी तो कह सकते हैं ना, अरे सर, अरे अनीश तू कह रहा है कि रिलायंस चोर है, रिलायंस भंगार, रिलायंस एडवर्स है, पर क्या तू केपेबल है ओपिनियन देने के लिए? क्या तू सही है? सो अनीश एंड कंपनी को जज करने के लिए हमारा इंस्टीट्यूट का एक डिपार्टमेंट है। इंस्टीट्यूट कहता है कि यार मेरे बच्चे पे कोई उंगली ना उठाए, तो इसीलिए हमारा एक डिपार्टमेंट है पीयर रिव्यू बोर्ड। पीआरबी किसका बच्चा? ये आईसीआई का। तो बच्चों आईसीआई का एक बच्चा है पीयर रिव्यू बोर्ड, जो जाके अनीश का काम बोलेगा कि भैया देखो, हाँ अनीश तू केपेबल है, तू कर सकता है। तो हमारे बच्चे पे कोई उंगली ना उठाए, तो इंस्टीट्यूट ने अपना एक डिपार्टमेंट बना रखा है पीआरबी, इंस्टीट्यूट की तरफ से आया हुआ है, वो जाके जज करेगा। पर सर पीआरबी खुद तो जाएगा नहीं, ऑब्वियसली बात है। सो पीआरबी किसी और को भेजेगा। किसको भेजेगा? पीआरबी किसको भेजेगा? सर एक सीए को जज करने के लिए, एक सीए का काम देखने के लिए, एक सीए बराबर ओपिनियन दे पा रहा है कि दे पा रहा, उसको काम देखने के लिए कौन आएगा? उसका भाई। अरे भाई मतलब सर कौन 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 कौन? एक और सीए। कौन आएगा बच्चों? एक और सीए। तो उसका काम देखने के लिए जो एक और सीए आएगा उसको हम लोग प्यार से कहते हैं सो एबी एंड को से उसका भाई आएगा एबी। तो बच्चों एबी would be called as reviewer. AB would be called as reviewer. Anish would be called as practice unit. लिखो मत, मैं पूरा आपको लिखवाऊंगा बाद में जब अपन लिखेंगे, पहले समझ लो। AB and Co would be called as reviewer. Anish and Co would be called as practice unit. PU, इसको हम प्यार से क्या बोलेंगे? PU। तो इंस्टीट्यूट ने क्या किया? AB को बोला AB आप जाओ,
आप देखो क्या अनीश केपेबल है क्या ओपिनियन देने के लिए? अरे अनीश में से कितने लोग जाते हैं रिलायंस के बैलेंस शीट को फाइनलाइज करने के लिए? अच्छा, क्या वो लोग वर्किंग पेपर्स इकट्ठा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? बेसिकली आई एम नॉट योर ए बी जाके वो नहीं देख रहा है कि रिलायंस भंगार है कि चोर है। सी अनीश के हिसाब से एडवर्ड्स ओपिनियन आ रही है। शायद मैं जब ऑडिट कर रहा होता तो मैं क्वालिफाई कर रहा होता। मेरे को बताओ, क्या मैं ऑडिटर हूँ रिलायंस का? एम आई द ऑडिटर ऑफ रिलायंस? नो, आई एम नॉट हियर टू जज द वर्क ऑफ रिलायंस। ना 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 ना, उसका तो ऑर्डर अनीश है, वो देखेगा। मैं खाली क्या देख रहा हूं कि अनीश ने ओपिनियन बराबर दिया कि नहीं। अच्छा सर, आप भी ओपिनियन दोगे रिलायंस पे? नहीं, मैं नहीं दूंगा, मैं खाली अनीश का काम देखूंगा। अब आपको मैं एग्जाम्पल दूंगा तो चैप्टर और क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अगर आप मिड साइज फॉर्म से हो, लार्ज साइज फॉर्म से हो, मेरे को बताओ कि आप लोग को ऑफिस में लैपटॉप दिया गया है? ऑफिस का लैपटॉप दिया है बराबर। उस ऑफिस के लैपटॉप पे एक व्हाइट कलर का पेपर होगा जहां पर कोड लिखा होगा, नंबर लिखा होगा लैपटॉप का, बराबर। अच्छा, तो क्या है वो असेट का कंट्रोल रहे, असेट का कंट्रोल रहे। अगेन इट्स अ क्वालिटी ऑफ ऑडिट। सो आई एम नॉट हियर टू जज अबाउट रिलायंस, नीदर आई एम हियर टू जज अनीश का वर्क, मतलब अनीश का। आई एम हियर जस्ट टू चेक कि भैया आपने आपने क्वालिटी मेंटेन की है कि नहीं। क्या मेंटेन की है सर? क्वालिटी, क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आई एम हियर जस्ट टू चेक क्वालिटी ऑफ ऑडिट कि सर आप जब रिलायंस की ओपिनियन देने गए तो आप कैसे वर्किंग पेपर्स इकट्ठा करते हो। अच्छा, अगर आप छोटी फर्म से हो, आपने देखा होगा आपका कोई दोस्त छोटी फर्म से होगा, तो अपन क्या करते हैं, क्लाइंट के जो पेपर्स है, जो फिजिकल फाइल है, वो थैली में भर के लेकर आते हैं, राइट। अगर आप लार्ज साइज फर्म से हो, लार्ज साइज फर्म से हो या मिड साइज फर्म से हो, आप लोग फिजिकल पेपर नहीं लेकर आते हैं। क्या मांगते हैं अपन? मेल डाटा मांगते हैं, सॉफ्ट कॉपी, सर मेल पे भेजिए, सॉफ्ट कॉपी मंगाते ना अपन, क्वालिटी ऑफ ऑडिट। अच्छा, जब वो मेल मंगाते हैं तो क्या करते हैं? अगर कोई बिग फोर वाला मुझे सुन रहा है उसको पता होगा चीज़ ये, क्योंकि मेजॉरिटी ये चैप्टर बिग फोर वाले फर्म में फॉलो होता है। छोटे मोटे फर्म तो क्या ही करेंगे, मतलब एप्लीकेबल सबको करना है, बट बेसिकली क्या होता है, बड़े जो फर्म्स होते हैं उनमें सब चीज़ें दिखती है अपने को। हाँ, तो जब मेल मंगाते हैं, क्या आप लोग सबको सीसी कर दो? मैनेजर को, डायरेक्टर जो भी है, पार्टनर है। जिंदगी में हमको रिस्क नहीं चाहिए, सबको सीसी में कर देने का, रिप्लाई टू ऑल, है ना। देन क्या आपके फॉर्म में कार्ड एक्सेस है? नहीं, मितिक्षा की फॉर्म में, ठीक है, कार्ड एक्सेस होता है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम मेंटेन कर रहे हैं कि कोई भी अननोन पार्टी डायरेक्टली ऑफिस में ना आ जाए। अच्छा, आपके अटेंडेंस के लिए, अटेंडेंस आर्टिकल का अटेंडेंस के लिए वो है फिंगरप्रिंट। क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्या आर्टिकल कब आ रहा है? अच्छा, मेरे को बताओ, एवरी फ्राइडे या सैटरडे, बहुत सारी फॉर्म्स में होता है, आपकी फॉर्म में होता है, बताइए, कि बॉस या कोई पार्टनर या कोई मैनेजर कोई सेक्शन समझाता है बिठा के। होता है ऐसा कभी? नहीं, समटाइम्स। ओके, बिग फोर वाले में पता क्या होता है? बिग फोर वाले में हाँ ट्रेनिंग होती है, करेक्ट। बिग फोर होता है, क्या होता है बिग फोर में? वो लोग हर 10वें दिन को, 12वें दिन को, 15 दिन को ट्रेनिंग पे होते हैं। आप किसी भी अपने बिग फोर का जो आपका दोस्त है उससे फोन करके पूछे, भाई कितना दिन ट्रेनिंग पे रहते हो तुम लोग? दे आर अपडेटिंग द नॉलेज ऑफ देयर इंटर्न्स, ऑफ देयर आर्टिकल्स। क्या है ये सर? अगेन यू आर चेकिंग द क्वालिटी ऑफ ऑडिट, क्वालिटी ऑफ ऑडिट, कि जो भी नई डेवलपमेंट होती है अकाउंटिंग बोर्ड की तरफ से, भैया हमारे टीम को पता है कि नहीं पता। अच्छा, देन आपके ऑफिस में वो होता है ऑफ साइट। ऑफ साइड मतलब पिकनिक विकनिक पे लेके जाते कभी, 1 दिन 2 दिन 1 नाइट का। छोटे मोटे फर्म में नहीं होता सब में। एनुअल डे होता है, एनुअल डे, एनुअल डे, एनुअल फेस्ट। नहीं, सी ये सब सोच लेना बड़ी फर्म में होते हैं, मिड साइज लार्ज फर्म में, मतलब क्वालिटी मेंटेन भी करनी होती है। अच्छा, अगर आप छोटी फर्म से हो, छोटी फर्म से हो, 30 सितंबर मेरी ऑडिट की लास्ट डेट होती है, बराबर। मेरे को ईजीएम करनी पड़ती है। मैं आई एम टॉकिंग अबाउट स्टार्ट ऑडिटर, फाइनेंशियल ऑडिट। तो 30 सितंबर तक अपने को ऑडिट कंप्लीट करनी होती है।
अब ध्यान से सुनना, जब आप पहली बार आए थे फर्स्ट ईयर का आर्टिकलशिप का आपका डेज था, तो क्या होता था, आपको बताया गया कि आपको ऐसा ऐसा चेक करना है, तो आप क्या करते, एक एक चीज़, डेट चेक करते थे, साइन चेक करते थे, अमाउंट चेक, एक एक बिल पे हर एक चीज़ चेक किया अपन ने, मस्त डायरी में लिखते थे या एक्सेल में लिखते थे, नोट पैड में लिखते थे, एकदम एक एक चीज़ लिखी। 3-4 महीने बाद 5-6 महीने बाद कान में ईयरफोन लगा के, आजकल तो पॉड्स आ गए, बराबर एयरपॉड्स आ गए, फोन लगा के, हाँ बाबू, ना बाबू, मैं आर्टिकल ऑडिट करूँ, ना बाबू, ठीक है। 1 साल बाद जब आप सीनियर आर्टिकल हो जाओगे, फर्स्ट ईयर खत्म हो गया, 10-10 परचेज के बिल एक साथ चेक हो रहे हैं। किया है आप लोगों ने कभी ऐसा वैसा? मतलब वाउचिंग में भी क्या ही होता है, तुमको ही पता है वाउचिंग क्या है, फुल टाइम पास, करेक्ट। तो ये सब चीजें है ना, ये सब चीजें क्वालिटी ऑफ ऑडिट है। क्या है क्वालिटी ऑफ ऑडिट? अब सबको पता होता है 30 सितंबर डेट होती है, ऐसा नहीं कि अमेंडमेंट है, पहले से सालों से वही चल रही है। अप्रैल जब ईयर खत्म हो जाते हैं, आइडियली आपको अप्रैल में काम शुरू कर देना चाहिए। तो जब बड़ा क्लाइंट होगा, जब तो आप पूरा टाइम क्लाइंट प्लेस पे रहोगे, ठीक है। छोटा क्लाइंट होगा, अरे हाँ करते ना करते, अपने बॉस को देखा होगा अपन ने, अगस्त में भी काम शुरू नहीं होता, सितंबर में फिर थोड़ा सा काम चलो इसका ऑर्डर कर ले, फटाफट कंप्लीट करते हैं अपन, चेक करोगे, थोड़ा बहुत चेक करोगे, बट अज्यूम करो कोई ना कोई ऐसा छोटा मोटा क्लाइंट होगा जिसकी ऑडिट फीस ही 25-30 हज़ार रुपये होती है। मेरे को बताओ प्रैक्टिकली क्या उसकी ऑडिट भी होती है क्या? स्टैट ऑडिट क्या होता है? सीधा अपलोड, एक कर भाई अपलोड, बाद में देखेंगे, अगले साल देखेंगे। देखा होगा ना आपने अपने ऑफिस में, छोटे मोटे क्लाइंट के प्रति अपलोड करो, बाद में देख लेंगे क्या करने का। जिसका रिटर्न पेंडिंग है क्या होता है, एक काम करो नील रिटर्न फाइल कर दो, बाद में रिवाइज करवा देंगे। हैव यू सीन ऑल दिस? क्या है? क्वालिटी है ही नहीं, पर अपने को मेंटेन करनी होती। तो ये चैप्टर कहता है कि रिव्यूअर आप जाओ, अनीश का काम देखो। आई एम नॉट सेइंग कि अनीश ने क्या ओपिनियन दिया, ओपिनियन सही है कि गलत है, पर वो अनीश ने काम ओपिनियन देने के प्रति क्या क्या प्रोसीजर फॉलो किए। सीसीटीवी थे क्या उनके ऑफिस में, जैसे आपके भी ऑफिस में होगा ना, है सीसीटीवी आपके ऑफिस में? मस्त ना, पूरा बॉस काम चेक करता आप लोग का। अभी अगर आपके ऑफिस में थोड़ी सी बड़ी बड़ी ऑफिस होगी तो क्यूबिकल्स बने होते हैं, क्यूबिकल्स, छोटे छोटे क्यूबिकल्स बने होते हैं। तो जनरल एक बॉय आर्टिकल क्या करता है, बाई चांस ऑफिस में कोई नई कन्या आई है, नई कन्या एज एन फीमेल आर्टिकल, ओके, तो कहते बहुत चुल होता है, बहुत चुल अंदर से, बहुत ज़्यादा चुल होता है। तो क्या करेंगे, वो जाएंगे, हाय हेलो, ठीक है। तो क्यूबिकल का पता है वो लकड़ा होता है जैसे ऐसा, ठीक है, क्यूबिकल का एक लकड़ा होता है, उस पर ऐसे हाथ रख के एसएमपी कहाँ से किया है, पिकअप लाइन आजकल ये कन्वर्सेशन शुरू करना है ना, आजकल यही है, टेलीग्राम पे भी यही चलता है, व्हाट्सएप पे भी यही चलता है, फेस टू फेस में भी यही चलता है, एसएमपी कहाँ से किया, फिर वहाँ से कन्वर्सेशन शुरू होते होते दोस्ती हो जाती है, दोस्ती बच्चा बच्चा चलता है, प्यार दोस्ती है ना। अच्छा, और क्या होता है, जब खड़ा था एक टांग ऐसा हवा में होती है उसकी, पीछे से आवाज आती है बॉस की, ए काम नहीं करने का नहीं। देखा कभी ऐसा आपके ऑफिस में? कोई ना कोई तो होगा ऐसा। सबसे मजा आता है जब आप जाते हो ऑडिट पे, मतलब क्लाइंट प्लेस पे, स्पेसिफिकली आउटस्टेशन ऑडिट। सो आउटस्टेशन ऑडिट इज नॉट एन ऑडिट बेसिकली, राइट? इट इज अ लाइक फैमिली पिकनिक। भाई साहब प्लानिंग होती है, प्लानिंग, क्या कपड़े लेके जाएंगे, शाम को कहाँ घूमेंगे। अभी फॉर एग्जाम्पल अगर ऑडिट हो रही है, अपन सब बॉम्बे वाले, ऑडिट हो रही है गोवा के कोई क्लाइंट है अपना, भाई गोवा सर, गोवा है गोवा, ठीक है। या अज्यूम करो उदयपुर साइड अगर ऑडिट पे जा रहा है, दिल्ली जा रहा है सर, दिल्ली वालों ले नोएडा, ले गुड़गांव, ऑडिट तो क्या है, बहाना है, हमें तो घूमना है क्योंकि हमारा है जमाना, ठीक है। पूरी प्लानिंग हो जाती है। ऑडिट तो क्या है, टाइम पास है। अब वो लड़कियां मुंह बना के, सॉरी ठीक है, मारना मत मेरे को, सब मुंह बना के सेल्फी नहीं, सेल्फिया लेती है वहां जाके। ऑडिट में तो क्या है, टाइम पास करके आ जाते हैं।
देखा है कभी आपने, कभी गए आउटस्टेशन ऑडिट में और बाई चांस अगर क्लाइंट रिच हुआ, ठीक है, और उसने 5 स्टार बुक कर दिया, भाई साहब जिंदगी में, जैसे जनरली देखो अपन सब लोग मिडिल क्लास से आते हैं, राइट, मतलब नॉर्मल मिडिल क्लास से आते हैं, अब 5 स्टार में भाई साहब सर क्या गद्दा है सर, अरे मजा आ गया सर, मजा आ गया, अरे सर बुफेट ब्रेकफास्ट, पनीर तो वहीं खाए हम लोग खाली, होगा ना, फोटो वोटो खिंचाए होगे कभी। सो स्टार इज ऑलवेज अ फन, ऑलवेज अ फन, ठीक है। तो ये सब चीज़ें क्या हो रही है, आप जब जा रहे हो, ठीक है, तो क्लाइंट पे से जब जा रहे हो तो आर्टिकल्स को आपको ट्रेनिंग देनी पड़ती है, सीनियर पार्टनर साथ में जाना चाहिए, कोई पार्टनर जाना चाहिए, कोई सीनियर जाना चाहिए जो उनके काम को इवैल्यूएट कर पाए, मतलब अपनी टीम को। तो बेसिकली यहाँ पर टीम का काम चेक करें, हम ये नहीं बोले कि ओपिनियन क्या दिया अपने, नहीं मैं ऑडिटर नहीं हूँ रिलायंस का, मैं खाली अनीश का काम देख रहा हूँ, हियर आई एम टू चेक द क्वालिटी ऑफ ऑडिट। आर यू क्लियर विद द बैकग्राउंड ऑफ द चैप्टर? सर अभी अनीश के तो बहुत सारे क्लाइंट होंगे, ठीक है, अनीश के जैसे रिलायंस है, टाटा है, बिरला है, बहुत सारे क्लाइंट होंगे। सर अनीश बहुत सारे प्रकार के काम कर सकता है, एक सीए फर्म बच्चों क्या क्या काम करे अदर देन ऑडिट, वो मैंने बता दिया, और क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, कोई मुझे बताएगा? सर लीगल काम कर सकते हैं, मतलब लॉयर का काम हो सकता है, यहाँ पर कंसल्टेशंस दे सकती है, कंसल्टेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? कंसल्टेशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? और क्या क्या काम होता है आपके ऑफिस में, बताएगा कोई? प्रोजेक्शन हो गया, टैक्स का काम हो गया, टैक्स कंप्लायंसेस देखना हो गया, आरओसी के कंप्लायंसेस देखना हो गया, स्क्रूटिनी हैंडल करना हो गया, रिफंड का प्रोसेस, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाना हो गया, बहुत सारे काम है, बहुत सारे काम। सो एबी जो रिव्यूअर है जब वो आएगा तो अनीश ने तो बहुत सारे प्रकार के काम है अनीश के पास, उन बहुत सारे कामों के प्रति, ठीक है, उन बहुत सारे कामों के प्रति हर काम के अलग अलग क्लाइंट्स होंगे, 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 बरोबर। ए बी वो सारे काम नहीं देखेगा, ए बी सी जैसे टैक्स के आपके 2-3 क्लाइंट्स हैं, ठीक है, किसी रिफंड के स्क्रूटिनी के आपके 4-5 क्लाइंट्स हैं, प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आपके 3-4 क्लाइंट्स हैं, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के आपके कुछ 4-5 क्लाइंट्स हैं, मैं उनके प्रति आप कैसे काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, मैं वो नहीं देख रहा हूँ। मेरे को पीयर रिव्यू में खाली एक ही स्कोप कवर है, एक ही, क्या है सर वो? पीयर रिव्यू में खाली एक ही स्कोप कवर, दैट इज कॉल्ड एज अटेस्टेशन एंगेजमेंट। कौन सी एंगेजमेंट बच्चों? अटेस्टेशन एंगेजमेंट। सर दैट मीन्स कौन सी एंगेजमेंट? अश्योरेंस एंगेजमेंट। दैट मीन्स सर कौन सी एंगेजमेंट? सिंपल भाषा में ऑडिट। कौन सी? ऑडिट। आपके इंटरनल ऑडिट के भी क्लाइंट होंगे, आपके टैक्स ऑडिट के भी क्लाइंट होंगे, आपके मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट के भी क्लाइंट होंगे, भाड़ में गया, मैं वो सब नहीं देखूंगा। आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट वन एंगेजमेंट विच इज कॉल्ड एज, अलग अलग नाम है इनका, अटेस्टेशन अश्योरेंस ऑडिट। क्या है बच्चों? अटेस्टेशन अश्योरेंस ऑडिट, अटेस्टेशन अश्योरेंस ऑडिट। So here I am checking quality of audit, quality of audit, ठीक है। देखो अभी वो जो डायग्राम में बनवाऊंगा आपको, जो अपन नोट्स लेंगे, पहले समझ लेते पहले। Peer review. Peer review board was established by institute. It was established in 2002, which regulates the process and statement and peer review was issued. ठीक है, टाइम पास है। It is important because क्यों करना होता है? बिकॉज अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, कौन सी बच्चों? लिस्टेड कंपनी। सर लिस्टेड कौन सी होती है? जो कि बीएससी एनएससी पे लिस्टेड। अगर आपके ऑफिस में देखना, कभी कोई अगर क्लाइंट है, लिस्टेड क्लाइंट है आपके ऑफिस में, तो आपकी फर्म का भी पीयर रिव्यू हो रखा होगा, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि लिस्टेड कंपनी की ऑडिट खाली वही सीए फर्म कर सकती है, लिस्टेड कंपनी की ऑडिट खाली वही सीए फर्म कर सकती है जिसका पीयर रिव्यू हो रखा है। So it is important because listed company to be audited only by the firms, that is practice units or PU holding valid peer review certificate। तो भैया ध्यान रखना, अभी आप अगर ऑफिस जाओगे बाद में 10 बजे के बाद, ठीक है, जब आप ऑफिस जाओगे जाके देखना, आपके बॉस के कैबिन में जहाँ बॉस बैठते ना, चेयर पे, चेयर के ऊपर सर्टिफिकेट लगा रखे होंगे, टंगा रखे होंगे। कभी देखा किसी ने पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट? नहीं। देखना, अगर आपके ऑफिस में लिस्टेड क्लाइंट होगा ना कोई, अगर है तो
तो भैया आपके मैंडेटरी पीयर रिव्यू सर्टिफिकेट होगा, ऑफिस जाओगे तो बॉस से पूछ भी लेना कि सर पीयर रिव्यू हो रखा है क्या अपना। ही विल बी शॉक, अरे आपको कैसे पता, क्योंकि जनरली आर्टिकल्स को नहीं पता होता सब चीज़ें। उनको बोलना सर हम लोग पढ़ कर आए ऑडिट सीए में, सीए फाइनल ऑडिट में हमारे है सर। पीयर का मतलब क्या होता है, पर्सन ऑफ सिमिलर स्टैंडिंग। रिव्यू का मतलब क्या होता है, री एग्जामिनेशन और रेट्रोस्पेक्टिव इवैल्यूएशन। पीयर रिव्यू, सब पीयर रिव्यू का मतलब एक डेफिनेशन हो गया, एन एग्जामिनेशन एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स एंड प्रोसीजर टू एंश्योर ऑडिट क्वालिटी। अंडरलाइन द वर्ड systems and procedure to ensure audit quality। चलो सब लोग अपने एक फॉर्म के बारे में अच्छा सा सिस्टम बताओ, क्या तुम्हारे ऑफिस में क्या सिस्टम है। जैसे मैंने आपको बताया सीसीटीवी इज अ सिस्टम, ठीक है, कार्ड एक्सेस इज अ सिस्टम, और क्या सिस्टम है आपके ऑफिस में, एनीथिंग इट कुड बी कीपिंग इन व्यू द ऑडिट क्वालिटी। एनीथिंग, कोई जो यूनिक चीज लगती होगी, मतलब आप भी सरप्राइज हुए थे जब आपको पता चला था। मेंटेनिंग वर्कशीट एवरी डे, ओके आप एवरी डे। ऐप फॉर पोस्टिंग वर्क डन, ओ ऐप में क्या बात है, अगेन क्वालिटी। तो यहां पर आपके बॉस क्या कर रहे हैं, आपका काम चेक कर रहे हैं। सोनाली के पास भी ऐप है, रिच पीपल यार, ऐसा भी होता है। पगार बुक अटेंडेंस जमकू ऐप में। ओके परफेक्ट। अच्छा आप लोग जब ऑडिट पे जाते हो आपसे लोग डिक्लेरेशन लेते हैं क्या कि दादा आप लोग इंडेप्टेडनेस नहीं है वहां पर, आपने शेयर्स नहीं ले रखे, आपकी फैमिली ने वहां पर शेयर्स नहीं ले रखे, लेते हैं ऐसा कभी। तो ये अपने छोटे मोटे फर्म नहीं होता, बड़ी फर्म में होता है कि ठीक है जो बॉस है ना, जो बॉस है, जो पार्टनर है, या जो बड़े लोग हैं जो ऑडिट करने जा रहे हैं, तो वो तो डिक्लेरेशन देंगे। बिग फोर में लार्ज साइज फर्म में क्या होता है, आर्टिकल से भी डिक्लेरेशन लेते हैं कि भैया आप हम सब जब जा रहे हैं, मतलब पूरी एंगेजमेंट टीम जो जा रही है, सब लोग वहाँ पर डिक्लेरेशन लिख के दो कि भैया आपका वहाँ पर कोई स्टेक नहीं है, आपने शेयर्स नहीं ले रखे, आप इंडेप्टेडनेस नहीं हो उस क्लाइंट के अंदर। अगेन दैट्स कॉल्ड एज या प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस डिक्लेरेशन। क्वालिटी ऑफ ऑडिट है वो बेसिकली, कि हमको 141 सबसेक्शन 3 आईपीसी में सीखा होगा, अपन करेंगे यहाँ पर भी कि भैया जिंदगी में अपने को रिस्क नहीं चाहिए कल कोर्ट के। दैट्स सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स। देन पीयू कौन हो सकता है, सोल प्रोप्राइटर फर्म हो सकती है। सर अश्योरेंस सर्विसेज मतलब क्या हो गया, एज स्पेसिफाइड इन द फ्रेमवर्क ऑफ अश्योरेंस एंगेजमेंट। सिंपल भाषा में ऑडिट क्या हो गया आपका, ये ऑडिट। ठीक है, तो ये तो इंट्रो था, कुछ भी काम करें इतने में से खाली समझने के लिए। पहला क्वेश्चन सर, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ पीयर रिव्यू। सर ऑडिटिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, बुक्स, अकाउंट्स, रिकॉर्ड्स। Auditing or slash verification of the financial transaction books, accounts and records, and verification certification of financial accounting and related statements। सर किसका कर रहे हैं हम लोग, ये कर रहे हैं हम लोग हमारी पीयू का क्या बोलेंगे इसको अपन, पीयू। हमको एक और चैप्टर है बच्चों, क्वालिटी रिव्यू। अभी आज मैं आपको पीयर रिव्यू सिखा रहा हूँ, क्वालिटी रिव्यू भी एक और चैप्टर है, उसका स्कोप अलग है थोड़ा सा, वो जब कराऊंगा आपको दोनों का डिफरेंस बता दूंगा क्या होता है। तो मेरा पहला क्वेश्चन आता है, पीयर रिव्यू में क्या क्या इंक्लूड नहीं होता है, कौन सी एंगेजमेंट कवर नहीं होती है। मेरे को बताओ पीयर रिव्यू में कौन सी एंगेजमेंट कवर होती है। अगर मैं पीयर रिव्यूअर हूं, सीए फॉर्म का क्या काम चेक करने जाऊंगा, कौन सी वाली एंगेजमेंट चेक करूंगा, बोलो। ऑडिट एंगेजमेंट सर, अटेस्टेशन एंगेजमेंट, अश्योरेंस एंगेजमेंट। सिंपल भाषा में ऑडिट, सिंपल भाषा में क्या बोलेंगे हम उसको, ऑडिट। तो एग्जाम में आता है जब पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता, अरे सर खाली ऑडिट ही आता है ना, उसके अलावा जो भी होगा वो नहीं आता, खाली ऑडिट ही तो आता है। देखो क्या कहता है, पहला मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट, जैसे किसी ने कहा था ये चीज कंसल्टिंग एंगेजमेंट। सो मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंगेजमेंट
आपके जितने भी क्लाइंट्स हैं हम उसको देखेंगे भी नहीं, कैसे काम करो, क्या काम करो, नहीं नहीं नहीं, आई एम इंटरेस्टेड ओनली इन ऑडिट, ओनली इन ऑडिट। नंबर 2, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स बिफोर अथॉरिटीज। क्या बोला, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स बिफोर अथॉरिटीज, डिपार्टमेंट के सामने। तीसरा, engagements for preparation of tax returns or advising clients in tax matters। engagements for preparation of tax returns or advising clients in tax matters, एडवाइजरी देना हो गया। तो ये दोनों चीजें टैक्स की हो गई। पहला, representing clients before authorities। नंबर 2, engagements for preparation of tax returns or advising clients in tax matters। फिर engagement for FS compilation। मेरे को क्लाइंट ने क्या बोला कि सर आप, ऐसे भी तो होता है ना, जैसे सब लोग ऑडिट नहीं करवाते, कोई हमसे अकाउंटिंग करवा रहा होगा, सर आप मेरा काम करो अकाउंट्स बना के दे दीजिए। ऑडिटर कोई और है, तो हम लोग का जो क्लाइंट है कौन है, हम लोग अकाउंटिंग का काम है, मैं ऑडिटर नहीं हूं उसका। तो सर पीयर रिव्यू उसका स्कोप क्यों चेक करेगा, नहीं चेक करेगा पीयर रिव्यूअर। अच्छा, किसी क्लाइंट को इंडेस एप्लीकेबल है, अभी आप लोग न्यू सिलेबस वाले, आपको तो इंडेस आता ही है, राइट। तो क्लाइंट ने मुझे फोन करके बोला सर आप आ जाइए, हमको अकाउंट बना दीजिए इंडेस के हिसाब से। तो वो जो क्लाइंट के प्रति मैं जब काम कर रहा हूँ, क्या पेपर लेके जा रहा हूँ, कैसे क्वालिटी मेंटेन की है, वो सब पीयर रिव्यूअर नहीं चेक करेगा, क्योंकि वो तो सर एफएस कंपाइलेशन है। अच्छा, क्लाइंट को कौन सा एप्लीकेबल था, अब सर हम लोग को एफआर में सिखाया है ना बिजनेस कॉम्बिनेशन, तो आप लोग को तो आता है। तो हम लोग ने क्लाइंट पकड़ रखा है जिसका हम लोग खाली कंसोल करते हैं, ऑडिट नहीं कर रहे, खाली कंसोल करके दे रहे। बच्चों क्या वो पीयर रिव्यू के स्कोप में आएगा, क्या उसके पेपर्स चेक किए जाएंगे, नहीं सर, क्योंकि वो कंपाइलेशन एंगेजमेंट है। नेक्स्ट, engagement for preparing, compiling, collating information other than FS, ये दोनों साथ में चलेंगे। क्या था, engagement for FS compilation, नीचे क्या है, engagement for preparing, compiling, collating information other than FS। Can someone give me example other than FS में क्या आएगा, other than FS? Any example? किसी ने कहा भी था, अपन जब पढ़ रहे थे अभी, आज ही किसी ने कहा है, प्रोजेक्शंस बनाना, प्रोजेक्ट रिपोर्ट एफएस का पार्ट नहीं है ना। तो कोई क्लाइंट इसका मेरे को प्रोजेक्ट रिपोर्ट का काम मिला, खाली प्रोविजनल स्टेटमेंट बना के देने का है, सुनो ना, सीएमए रिपोर्ट, क्रेडिट मैनेजमेंट एनालिसिस रिपोर्ट, सीएमए, वही प्रोजेक्शंस, ठीक है। सो मैं क्लाइंट का डेटा बना रहा हूँ खाली, तो सर वो क्लाइंट का काम कैसे किया, क्या पीयर रिव्यू कोई फर्क नहीं पड़ रहा उससे। सो एंगेजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग, कंपाइलिंग, कोलैटिंग इन्फॉर्मेशन अदर देन एफएस। तो पहला था एफएस कंपाइलेशन, नीचे अदर देन एफएस। फिर नेक्स्ट 2, टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस। क्या बोलोगे आप इसको, टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस मतलब सर आपने देखा होगा ना कहीं पे हम लोग विटनेस बनते हैं, जैसे कभी आपने क्लाइंट ऑफिस में देखा होगा, जब अपन कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट करते हैं, कंपनी जब आप इनकॉर्पोरेट करोगे उसके लास्ट पेज में जब वो एमओए और एओए का शेयर होल्डिंग पैटर्न वहाँ पर लिखते हैं कि कौन कौन सब उसके प्रमोटर से, कौन कौन उसके सब्सक्राइबर से। सो प्रमोटर्स में से आइडेंटिफाई करके सब्सक्राइबर्स की लिस्ट लिखते हैं अपन, तो वहाँ पर विटनेस बन के अपन साइन करते हैं। तो जहाँ आपने विटनेस बन के साइन किया है, बिलिंग तो करोगे आप, तो सर उसका प्रति काम चेक नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स प्रोवाइड बाय द क्लाइंट। कोई जीएसटी का लॉ इंटरप्रेट करना था, आईबीसी, इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी कोड का कोई लॉ इंटरप्रेट करना था मुझे, ठीक है। सो वहाँ पर क्या कर रहा हूँ मैं, सर एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं क्लाइंट को बिल करूंगा, सो ये भी पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आता। एंड लास्ट में एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस। क्या है, एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस 8 है, एज इट इज याद करना पड़ेगा, एग्जाम में पूरा नहीं आता, एग्जाम में तो एमसीक्यू में पहचानने को आ सकता है। दूसरा, वो बोल देगा कि भाई आप पीयर रिव्यूअर हो, आप क्लाइंट प्लेस पे गए हो, सॉरी आप सीए फर्म का काम चेक कर, पीयू का काम चेक कर रहे हो, आपने वहां से ड्यू डिलीजेंस मांगा है, ड्यू डिलीजेंस की रिपोर्ट मांगी, ड्यू डिलीजेंस की क्लाइंट की लिस्ट मांगी है, सही मांगा गलत मांगा, बोलो एज अ पीयर रिव्यूअर क्या आप ड्यू डिलीजेंस के क्लाइंट या उनके वर्किंग पेपर्स क्या उनकी लिस्ट मांग सकते हो? नहीं सर, आपने गलत किया, गलत किया, ठीक है। देखो अभी नीचे क्या मेरा ऑब्जेक्टिव, सब मैं लिखवा दूंगा आपको शॉर्ट में, टू एंश्योर दैट इन कैरिंग आउट अ टेस्ट फंक्शन। बच्चों तो जो क्वेश्चन बना वो ये था, पीयर रिव्यू में क्या क्या नहीं आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव, टू एंश्योर दैट इन कैरिंग आउट अ टेस्ट फंक्शन। बच्चों अ टेस्ट फंक्शन मतलब
अटैच फंक्शन मतलब ऑडिट, सिंपल भाषा में क्या है, ऑडिट. इन कैरिंग आउट अटैच फंक्शंस मेंबर कंप्लाई विद टेक्निकल स्टैंडर्ड्स. व्हाट आर टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, नीचे मिलेगा एएस, एसएस, गाइडेंस नोट, वो सब चीजें. हैव प्रॉपर सिस्टम फॉर मेंटेनिंग क्वालिटी ऑफ अटेस्टेशन सर्विसेज, मतलब ऑडिट. द मेन ऑब्जेक्टिव इज नॉट टू फाइंड आउट द डेफिशिएंसीज और आइडेंटिफाई आइसोलेटेड, मतलब सिंगल केसेस ऑफ एंगेजमेंट फेलियर. मैं आपकी कमियां नहीं निकाल रहा हूं, बट टू आइडेंटिफाई द वीकनेस विच आर परवेसिव. परवेसिव के वहां लिखो यूनिवर्सल, एंड क्रोनिक के वहां लिखो कंटिन्यूअस. टू आइडेंटिफाई द वीकनेसेस विच आर परवेसिव एंड क्रोनिक इन नेचर. ठीक है. इट इज एसेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ एंड रिव्यू ऑफ क्या सिस्टम्स एंड प्रोसेस टू डिटरमाइन वेदर दे आर इन है, इफेक्टिव है एंड ऑपरेटिव है. जैसे आपकी फॉर्म में सीसीटीवी लगा है, उस पर स्पाइडरमैन बैठा हुआ है, सिस्टम है तो सही, पर सर वो इफेक्टिव एंड ऑपरेटिव नहीं है. अच्छा, हम लोग जब क्लाइंट प्लेस पे जाते हैं तो सर हमसे डिक्लेरेशन लेते हैं कि भाई इंडिपेंडेंस है कि नहीं सर, तो सिस्टम है एंड वो इफेक्टिव है. तो यहाँ पर खाली क्या चेक कर रहा होता है ऑडिट, मतलब जो अपना रिव्यू रहता है कि सर मैं आपकी कोई कमियां नहीं निकाल रहा हूँ, नहीं, खाली मैं देख रहा हूँ कि आप में कोई वीकनेस है क्या, क्योंकि कल को उठ के नॉर्मल पब्लिक अपने पे उंगली ना उठा ले, बस यही है. ठीक है. गिविंग यू 2-3 मिनट्स टाइम, रीड द फर्स्ट एंड द सेकेंड आंसर, जिसमें से एक क्वेश्चन बनता है, एक तो मेरा ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन, वो तो ठीक है, दूसरा पेयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता है, फिर आगे पढ़ेंगे अपन. रीड कर लीजिए एंड ये एग्जाम्पल सामने रखिएगा. रीड and let me know once it is done. Huh?
अच्छा, एक डाउट आई थी, पीयर रिव्यू बोर्ड क्या होता है? तो आईसीआई का एक डिपार्टमेंट है, तो पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या आएगा, क्या चेक करना है, क्या चेक नहीं करना है, रिव्यूअर की क्या क्वालिफिकेशन है, प्रैक्टिस यूनिट कौन होता है, तो जो भी इस चैप्टर में एप्लीकेबिलिटी नॉन एप्लीकेबिलिटी स्कोप है वो कौन डिसाइड करता है? आईसीआई का एक डिपार्टमेंट, उसको बोलते हैं पीयर रिव्यू बोर्ड। समझा? ठीक है। सो मेरा पहला क्वेश्चन बना कि सर पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता है? सर पीयर रिव्यू के स्कोप में खाली एक ही चीज आती है, कौन सी वाली? सर अटेस्टेशन, एंगेजमेंट, अश्योरेंस, ऑडिट। क्या क्या नहीं आता है? ये सारी चीजें। सर क्या है वो? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट हो गया, रिप्रेजेंटिंग क्लाइंट्स बिफोर अथॉरिटीज हो गया, एंगेजमेंट फॉर प्रिपरेशन फॉर टैक्स रिटर्न्स हो गया, एंगेजमेंट फॉर एफएस कंपाइलेशन, फिर एंगेजमेंट फॉर प्रिपेयरिंग कंपाइलिंग कोलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अदर देन एफएस, फिर और दो साथ में टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस एंड प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट्स ओपिनियन ऑन पॉइंट्स ऑफ प्रिंसिपल्स, एंड लास्ट में एंगेजमेंट फॉर ड्यू डिलीजेंस। देन दूसरा क्वेश्चन, स्कोप ऑफ बाबू नहीं, शिट, नो 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 नो, एक मिनट। हाँ, शिट। आइसोलेटेड केसेस मतलब सिंगल केसेस, जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी सीए फर्म ने डीएचएफएल की ऑडिट की, ठीक है, किसी सीए फर्म ने जब डीएचएफएल की ऑडिट की, पर वहां पर क्या हो गया, फ्रॉड वर्ड हो गया, तो उसने ढंग से काम किया ही नहीं, अब उनको हटा दिया। चलो डीएचएफएल का तो फ्रॉड बहुत बड़ा फ्रॉड था, उनको तो कंपनी खत्म हो गई, साथ में फर्म पे भी तो उंगलियां उठी ना, तो ये एंगेजमेंट फेलियर हो गया आपका। तो सिंगल केस ऑफ एंगेजमेंट फेलियर, ऑब्जेक्टिव का फर्स्ट पॉइंट। दोनों ये वाले दो पॉइंट्स, ऑडिटिंग, वेरिफिकेशन, ये पूछ रहे आप? हाँ, तो यहाँ पर क्या होगा, जब पेयर रिव्यूअर आएगा वो चेक करेगा कि अच्छा आप क्लाइंट से फीस कितनी चार्ज कर रहे हो, तो कैसे चार्ज कर रहे हो, तो आपकी रीइंबर्समेंट पॉलिसी क्या है, अच्छा क्या आप लोग वर्किंग पेपर्स मेंटेन करते हो क्या, जो आपका टीम वाले जब जाते हैं वहाँ पर ऑडिट करने के लिए तो वो लोग कितना दिन वहाँ रहते हैं, अच्छा जब वो जाते तो कैसे जाते हैं, उसके रीइंबर्समेंट के पेपर्स है कि नहीं आपके पास, अच्छा आपने अकाउंटिंग क्या 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 कर रखी है, आपके ऑफिस में भी होगा ना, आप लोग वाउचर बना के सबमिट कर दो, तो ये सब पेयर रिव्यू के स्कोप में आता है। टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस का मतलब जहां पर मैं विटनेस बनता हूं, तो जैसे बहुत जगह पर एज अ सीए हम लोग एक्सपर्ट ओपिनियन, एक तो होता है एक्सपर्ट ओपिनियन देना, लॉ की इंटरप्रिटेशन हो गई, टैक्स की इंटरप्रिटेशन हो गई, जीएसटी की इंटरप्रिटेशन हो गई, दैट इज प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट ओपिनियन। टेस्टिफाइंग एज एक्सपर्ट विटनेस मतलब कि जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट का कोई पेपर था, वहां पर हम लोग खाली विटनेस बन के संग हमने उसको अटेस्ट कर दिया, सिंपल भाषा में सर्टिफिकेशन के काम। तो जब मैं कंपनी बनाता हूं तो कंपनी में लास्ट में जब उनके मिस्टर ए ने इतने शेयर्स लिए, मिस्टर बी ने इतने शेयर्स लिए, उसको मैं ऐसा विटनेस साइन करता हूं, कोई भी सर्टिफिकेशन का काम हो गया, तो वो भी पीयर रिव्यू के स्कोप में नहीं आएगा, क्योंकि पीयर रिव्यू के स्कोप में खाली एक ही एंगेजमेंट आती है, कौन सी वाली सर? ऑडिट अश्योरेंस, ऑडिट अश्योरेंस अटेस्टेशन। क्लियर? और कोई डाउट किसी को भी? अच्छा अब देखो नेक्स्ट, या तो इनिशियल पूछेगा आपसे स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू या फिर फोकस ऑफ पीयर रिव्यू। सर स्कोप का मतलब क्या होता है? इट अप्लाइज टू ऑल assurance assignment, AAA, all assurance assignment, audit, attestation। पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या कवर्ड है? FIRST, अश्योरेंस एंगेजमेंट, ठीक है, पर क्या चेक करोगे आप? जैसे पहले द कोड इज फर्स्ट, फुल कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस। क्या बोलेंगे अपन? फुल कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस, फुल कंप्लायंस विद काउंसिल गाइडलाइंस एंड डायरेक्शंस। तो आईसीआई का जो काउंसिल है, मतलब आईसीआई का एक डिपार्टमेंट है जो हमको बहुत सारे गाइडलाइंस देता है, ठीक है, हमको डायरेक्शंस देता है। एज एन ऑडिटर, एज एन ऑडिटर सॉरी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, मेरे को बताओ जरा आप कौन कौन सी वो जो गाइडलाइंस है, एक दो आपको पता होगा, शायद आपके ऑफिस में होता होगा, हमको फॉलो करनी पड़ती है सीए फर्म को।
इंस्टीट्यूट की तरफ से गाइडलाइंस आ रहा कि वो सीए फर्म को फॉलो करनी होती है. एनी गाइडलाइंस एज पर योर नॉलेज, एनीथिंग? कुछ भी, कोई भी गाइडलाइंस मेरे को जरा बताओ. इंडिपेंडेंस गाइडलाइंस इंश्योर की तरफ से भी है, बट मेन वो लॉ में लिखा है, एक्ट में, कंपनीज एक्ट में ना 140(1)(3) में मेन उसमें लिखा हुआ है इंडिपेंडेंस. ठीक है, और कुछ? क्या आपका स्टाइपेंड बैंक से आता है हमेशा? अज्यूम करो जैसे छोटे शहर में टीयर 2 टीयर 3 में अगर 1000 रुपये स्टाइपेंड होगा, बाई चांस आपने छुट्टी वुट्टी ले लिया है, तो सर 1000 रुपये फॉर 30 डेज, तो फॉर 26 डेज हाउ मच? क्रॉस मल्टीप्लाई. कैश में नहीं आएगा, बैंक से रूट होगा. क्यों? इंस्टीट्यूट की गाइडलाइंस है इसके प्रति कि हमेशा स्टाइपेंड आपको बैंक से ही रूट करना है, हमेशा बैंक से ही रूट करना है. अच्छा, सो मैंने बताया लीव की कैलकुलेशन पता होगा ना आपकी. लीव की कैलकुलेशन अभी आप करोगे, ओके, आर्टिकलशिप कंप्लीट हो जाएगी, तभी तो एक्सटेंशन का कॉन्सेप्ट आता है कि भैया लीव अगर कम है, मतलब लीव ज़्यादा लिया आपने, तो आपको एक्सटेंशन सर्व करना पड़ेगा. काउंसिल गाइडलाइंस. एक और जो सी, वो तो आर्टिकल्स के प्रति होगी. और कोई जो बॉस को फॉलो करनी होती है? कुछ भी अगर धुंधला धुंधला याद है, ऑफिस में देखा होगा? नहीं? ये सुना आपने कभी? CPE, कैनॉट एडवर्टाइज अग्रीड, वो भी गाइडलाइंस है. करेंगे अपन उसको, एथिक्स में सिखाऊंगा आपको, प्रोफेशनल एथिक्स में मिलेगा अपने को. राइट अनिश आपका? आप बड़ा सा बोर्ड नहीं लगा सकते हो बाहर, पैम्पलेट नहीं बांट सकते हो आप, ये सब हमारे एथिक्स में लिखी हुई है, तो हमारी गाइडलाइंस है. ये सुना आपने? CPRs, कंटिन्यूइंग प्रोफेशनल एजुकेशन. सारा सीए बनने के बाद भी जिंदगी भर पढ़ते ही रहो. अब जैसे बॉम्बे वालों को मैं बता दूं, जनरली अटेंड करना होता है बॉस को, पर बॉस नहीं जाता क्योंकि बॉस तो बिजी चल रहा है. तो कौन जाता है? आर्टिकल जाता है अटेंड करने के लिए. आर्टिकल. अब बॉम्बे में तो क्या था, बॉस धमाल है. अगर बाई चांस इंस्टीट्यूट का कोई सेमिनार हो, तो जो भी सेमिनार्स होते हैं, जो भी कॉन्फ्रेंसेस होती है, वहाँ जाके बॉस को अटेंड करना पड़ता है. मैंडेटरी रिक्वायरमेंट होती है, आपको कुछ घंटे वो कंप्लीट करने पड़ते हैं. ठीक है. सो फर्स्ट ईयर आपकी जो प्रैक्टिस होती है उसमें आपको एग्जामिशन मिलता है, फर्स्ट ईयर में नहीं करना होता. सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको कुछ CPRs है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं. ठीक है. वो चेंज होता रहता है, 2-3 साल में चेंज होता रहता है कितने आवर्स कंप्लीट करने. तो आई थिंक अभी हमको 60 होते हैं, 60 आवर्स इन अ ईयर. तो यहाँ पर ईयर होता है ब्लॉक ऑफ 3 ईयर्स में हमको कुछ आई थिंक 180 आवर्स करने होते हैं, एंड पर ईयर कुछ 45-50 ऐसा कुछ है रिक्वायरमेंट. बट जैसे अगर 6 घंटे का लेक्चर है ना, 10 to 6 का अगर लेक्चर होता है लेट अस अज्यूम, तो 6 घंटे काउंट होने CPRs में. ऐसा नहीं होता. इंस्टीट्यूट बोलता है हम उसको कभी 2 घंटा काउंट करेंगे, कभी 3 घंटा. तो आपने एक्चुअली बैठे सेमिनार में 6 घंटा, पर ICAI पहले बता देगा कि आपको ये सेशन अटेंड करोगे आपको इतने CPRs मिलेंगे. अब ये सेशन अटेंड करोगे, जैसे भी कभी कभी 2 घंटे के सेमिनार के दो CPRs मिल जाते हैं, पर कभी कभी 8 घंटे के सेमिनार के शायद 4 या 5 CPRs मिलेंगे. वो ICAI डिसाइड करता है. सो आई वाज टॉकिंग अबाउट बॉम्बे पीपल. तो बॉम्बे में क्या होता है, जैसे हमारे BKC में इंस्टीट्यूट का ब्रांच है, मतलब हेड ऑफिस अपना बॉम्बे का. ठीक है, WIRC. तो द बेस्ट पार्ट इज लोग जाते ही नहीं है भाई साहब, मतलब CA लोग जाते ही नहीं. कौन जाता है? आर्टिकल. और आर्टिकल खुश, अव्वल दर्जे का खुश. क्यों? बॉस से पीछा छुटकारा मिला, टेंशन ही नहीं चाहिए अपने को. बाई चांस बॉस का कॉल आया, क्लाइंट का कॉल आया, सर मैं करता हूँ सेमिनार में, सर अभी सेमिनार में हूँ, सर मैं भी सेमिनार में. तो टेंशन नहीं. और बेस्ट AC, सीट बहुत अच्छी एकदम, ऐसा वो हिलने वाले होते हैं, वो होता है ना रिक्लाइनर थोड़ी सी हो जाती है, तो थोड़ी सी पीछे ऐसा आराम से लेट सकते हैं. अब अपने को कौन सा समझने वाला है सेमिनार में क्या बोल रहा है वो, क्योंकि वो थोड़ा सा स्कोप के बाहर होता है. अपने तो अपन तो आर्टिकल. लोग क्यों जाते हैं फिर भी? खाना. एक नंबर बनता है. क्या खाना होता है भाई साहब. सेमिनार शुरू होना है 10 बजे, तो 9 से रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते हैं, तो 9 साढ़े 9 बजे चाय आणि बिस्कुट, अनलिमिटेड चाय, अनलिमिटेड बिस्कुट, पार्ले जी, मैरी, मुनै को मिलता है. ठीक है. फिर
11:15 के आसपास एक छोटा सा एक और ब्रेक होगा नेटवर्किंग करने के लिए, सैंडविच या फ्रूट्स। 1 बजे लंच, भाई साहब लाइनें लगती है, क्या खाना होता है। आर्टिकल बीच में घुस घुस के, सर पनीर पापड़ अचार एकदम मस्त, ठीक है। 4 बजे फिर स्नैक्स, फ्रूट्स, समोसा समोसा ढोकला। फिर 6 बजे कल्टी, भाई साहब अनलिमिटेड फूड, फ्री फॉर खाना एक नंबर। आईसीआई का एक चीज तो है भाई, कि जो भी सेमिनार होता है ना आईसीआई का, मस्त खाना मिलता है, मस्त। तो कभी तुमको अगर मौका मिले, बॉस को अभी पूछना भी, आज जाओगे ऑफिस तो बॉस को बोलना कि सर कभी कोई प्रोग्राम होगा सीपीआर का तो मेरे को भेजना जरा, भाई साहब मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। कभी तुमने ऐसा देखा है, कभी ऐसा फील है तुम लोग को, तुमने अटेंड किया किसी ने कभी भी कोई सेमिनार बॉस के बिहाफ पे? सचिन कर आप गए हो, वाह, करना, मजा आएगा, मजा आएगा। समझ में कुछ नहीं आएगा वो क्या बोलते, वो बुड्ढे टकले लोग आते सब एकदम उम्र वाले लोग, ठीक है, जिनका पेट पहले आता फिर वो लोग आते। वो लोग जो बोलना है बोलने दो, अपने को खाने से मतलब है भाई साहब। और एसी मस्त, बहुत सारे बच्चे तो मूवी वूवी देखते रहते हैं। और बाई चांस चश्मा पहनकर आ गए ना तुम, चश्मा पहन के, स्पेक्स नॉट द गॉगल्स, स्पेक्स, मजे जीवन में। क्योंकि चश्मे में समझता ही नहीं है कि किधर किस साइड देखना है। अब ऐसे अगर आप मुझे देखोगे, आई एम लुकिंग एट यू राइट नाउ, राइट, बट इफ आई वेयर स्पेक्स एंड जब वो ऑडिटोरियम होता है तो वो बच्चा किधर देख रहा है, वो जो स्पीकर भी लगा चश्मा किधर पता नहीं चलता, तो लोग मस्त सोते 2-2 ढाई घंटा। और बेस्ट पार्ट इज बॉस से छुटकारा। कभी तुमको ऐसा फील हुआ है क्या कि बॉस को कुछ आता ही नहीं है? फील हुआ है ऐसा? इट्स ओके, अपन लोग ये भाई, ये कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है, मतलब इट इज रिकॉर्डिंग इंटरनली ना, तो अपने बच्चों के पास जाएगा। इंशू में कंप्लेन नहीं करूंगा पक्का, प्रॉमिस। कभी फील है बॉस को कुछ नहीं आता है ना? कोई तो ऐसा रोज आता है, रोज रोज होता है। तुमको लगता है कभी कभी अपन ही भगवान है ना? तो ये सब बहुत कॉमन है हमारे साथ, सब अपनी बिरादरी में। ये सब अगर फील नहीं हुआ तो फिर क्या ही आर्टिकलशिप किया तुमने? क्लाइंट प्लेस पे जाके खाना नहीं मंगाया तो सर ये क्या, फिर तुमने क्या ही आर्टिकलशिप किया? आउट स्टेशन ऑडिट में कभी जिंदगी में गए नहीं तो सर क्या ही तुमने आर्टिकलशिप किया फिर? सो ये मेरा फुल कंप्लाइंस विद काउंसिल गाइडलाइंस है, डायरेक्शन है, सीपीआर का हो गया, आर्टिकल्स का हो गया, कितने आर्टिकल्स रख सकते हो, एडवर्टाइज नहीं कर सकते, ये सब करना पड़ेगा आपको। आई से जो मैंने आपको बताया, एवरी फ्राइडे सैटरडे ट्रेनिंग होती है, इनिशिएटिंग ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर दी स्टाफ। आर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। एक सेकेंड, ऑडिट रिपोर्ट कभी बनाई है आप लोगों ने? बताइए बच्चों, क्या ऑडिट रिपोर्ट आपने बनाई है कभी भी? ए चल कुछ भी मत बोल। अबे जिंदगी में मैंने आज तक नहीं बनाई है। बनाना मतलब एक्चुअली ड्राफ्ट करना होता है, ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है? कॉपी पेस्ट, क्लाइंट का नाम चेंज, ईयर चेंज, बस, बाकी तो सेम ही होती है ना। तो उसको बनाना नहीं बोलते, उसको नकल करना बोलते हैं। कॉपी पेस्ट आज भी बनाना है, हाँ हमारे ऑफिस में आज ही बनाएंगे, हम भी बनाएंगे, मेरे को भी बनानी है। अपने ने क्या है, लास्ट तक क्या निकाले सर बस, या कोई और क्लाइंट का होगा उसका निकालो, ईयर चेंज नाम चाहिए, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। एस सिस्टम्स एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस एंगेजमेंट। आप देखना कि अगर आपके फॉर्म में वो होगा, क्या बोलते हैं, बैंक ऑडिट। सो बैंक ऑडिट अगर है तो बैंक ऑडिट के लिए कोई ना कोई जो सीए जाता है। अगर आप कभी आप गए हो बैंक ऑडिट पे कभी? एनीवन who has been to बैंक ऑडिट? चिराग गए, ठीक है, सचिन आप भी गए, ओके। तो आपके साथ एक सीनियर जाता होगा जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, ठीक है। वो रोज नहीं जाएगा पर हफ्ते में 2 दिन तो आएगा वो, साइन करते कि रजिस्टर में हो, क्योंकि मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, सिस्टम है ना, सिस्टम। सो सिस्टम्स एंड प्रोसीजर फॉर कैरिंग आउट अश्योरेंस एंगेजमेंट। हाँ, तो यहां पर एक क्वालिफिकेशन हो जाती है कि बैंक ऑडिट खाली वही पार्टनर कर सकता है या वही सीए कर सकता है जो कि सीसा डीसा क्वालिफाइड है। सुना था सीसा डीसा? सिस्टम ऑडिट जिसने कर रखी होती है, सीसा डीसा क्वालिफाइड, CISA DISA, सीसा डीसा। तो ये बैंक ऑडिट के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। तो दैट्स बेसिकली यू आर कैरिंग आउट, यू आर इवैल्यूएटिंग द सिस्टम कि बैंक ऑडिट के लिए जो जा रहा है सर वो सीसा डीसा क्वालिफाइड है कि नहीं, वो हफ्ते में 2 दिन गया है कि नहीं गया, सिस्टम्स एंड प्रोसेस आप इवैल्यूएट कर रहे हो। टी
कंप्लायंस विद टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल प्रोफेशनल एथिकल स्टैंडर्ड, इसको हम लोग प्यार से बोलेंगे पेट, पेट, कंप्लायंस विद पेट। नाउ व्हाट आर पेट, वो नीचे मिलेगा, नीचे दिख रहा है टेक्निकल वो मिलेगा अपने को, वो अलग क्वेश्चन है। सो द कोड इज फर्स्ट एफ से full compliance with council guidelines and directions, I say initiating training program for the staff, R quality of reporting, S systems and procedure for carrying out assurance engagement, T compliance with PATE professional ethical and technical standards। सर कितने साल का डेटा चेक करूं मैं सीए फॉर्म का, कितने साल का डेटा चेक करूं मैं पीयू का? सर द स्टेटमेंट ऑफ पीयर रिव्यू एम्स टू कन्फाइन द स्कोप ऑफ द रिव्यू टू प्रीसीडिंग 3 years। क्या बोलोगे? प्रीसीडिंग 3 years, since this would establish the consistency or deviations if any in respect of the procedure followed by the PU। Circle the word 3 years, MCQ, circle करो उसको। Now, so इसका मतलब क्या है? जब मैं रिव्यू करने जा रहा हूं तो मेरे को डेटा चेक करना है, मतलब मैं फर्स्ट चेक करूंगा, तो फर्स्ट कैसे चेक करूंगा मैं? लास्ट 3 साल का डेटा चेक करूंगा, लास्ट 3 साल का, 3 years MCQ, लास्ट 3 साल का डेटा अपन चेक करेंगे। नेक्स्ट टेक्निकल, अच्छा कि सबको समझा फर्स्ट वाला आंसर? कोई डाउट किसी को फर्स्ट में? एक और आंसर कर लेते, वो हो जाएगा अपना। टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, भाई साहब टेक्निकल स्टैंडर्ड मतलब जितनी भी कॉम्प्लिकेटेड चीजें आज तक आपने सीखी अपने लाइफ में, राइट फ्रॉम योर फाउंडेशन टिल इंटर एंड टिल फाइनल, जो भी आपने सीखा है ना, सब क्या है? टेक्निकल स्टैंडर्ड। कैसे? देखो, AS issued by ICI that are applicable for the entities other than companies under the Companies Act 2013, other than companies under Companies Act 2013, other than companies मतलब सर AS issued by ICI, LLP के, सॉरी LLP नहीं, फर्म के लिए हो गया, HUF के लिए हो गया, ट्रस्ट के लिए हो गया, इंडिविजुअल के लिए हो गया, तो AS, तो AS अदर देन कंपनीज के लिए। नंबर 2, AS prescribed under section 133 of Companies Act by the CG based on the recommendation of ICI। तो सर AS for companies under section 133, so एक था AS other than companies, number 2 AS for companies under section 133, number 3 Ind AS under 133। क्या टाइम पास चलाना है? AS other than companies के लिए, AS for companies under 133, फिर Ind AS under 133 of Companies Act 2013। बाकी बाय द सीजी बेस्ड ऑन, वो सब लिखने का जरूरत नहीं, खाली इतना है AS Ind AS। देन सर व्हाट आर अदर स्टैंडर्ड्स, और कौन से? एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, स्टेटमेंट्स, गाइडेंस नोट्स, स्टेटमेंट्स ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, डायरेक्शंस, अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट, ये सब क्या मेरे स्टैंडर्ड्स हो गए। दिस ऑल आर पार्ट ऑफ पेट। सर एंगेजमेंट स्टैंडर्ड्स हो गया, मतलब अपने स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग हो गए, गाइडेंस नोट हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडलाइंस, नोटिफिकेशन, अनाउंसमेंट, प्रोनाउंसमेंट्स, ठीक है, जो इंस्टीट्यूट इशू करता था, अलग अलग डिपार्टमेंट इशू करता था, जो हमको फॉलो करना होता है, उसका कंप्लायंस चेक करोगे आप। फिर FRF, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशन प्रेजेंटेशन ऑफ FS, इसको बोलते हैं अपन FRF, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। क्या बोलते हैं इसको अपन? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। बच्चों फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क मतलब, इसका कोई एग्जांपल देगा FRF का? एनी एग्जांपल ऑफ योर चॉइस। FRF मतलब क्या? करेक्ट चिराग, शेड्यूल 3 AS इंडेक्स के थ्रू आप अकाउंट्स बनाओगे, बेसिकली शेड्यूल 3 की बात करते हैं। FRF में ना वो है बैंकिंग के लिए बैंकिंग का फॉर्मेट, इंश्योरेंस के लिए इंश्योरेंस का फॉर्मेट, कंपनी के लिए शेड्यूल 3। फिर नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, रूल्स एंड रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल, जैसे लॉज हो गए आपके। सो प्रोविजन फॉर रूल्स रेगुलेशन विच आर एप्लीकेबल इन द कंटेक्स्ट ऑफ स्पेसिफिक एंगेजमेंट बीइंग रिव्यूड, आगे का नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, खाली इतना बोलना है, प्रोविजन ऑफ रेलेवेंट स्टैट्यूट्स, रूल्स एंड रेगुलेशंस। फिर क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग, ये तो खाली रीड करना है, ये RTP टाइप है। फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ द रिपोर्ट, क्या कंटेंट रहेगा उसका, एंड द पॉलिसीज प्रोसीजर्स टू प्रोवाइड रीजनेबल अश्योरेंस, तो ये क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग। एग्जाम में जो क्वेश्चन बनता है वो है 3 का B एंड C। B क्या है? कवरेज ऑफ रिव्यू। C क्या है? पेट। पेट मतलब क्या? प्रोफेशनल एथिकल टेक्निकल स्टैंडर्ड। AS अदर देन कंपनीज, AS फॉर कंपनीज, Ind AS फॉर कंपनीज अंडर 133। फिर स्टैंडर्ड्स, स्टैंडर्ड्स में सब ठोक देने का, एंगेजमेंट स्टैंडर्ड, क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स हो गया, स्टैंडर्ड्स ऑन इंटरनल ऑडिट, गाइडलाइंस नोट्स, फिर अनाउंसमेंट्स, प्रोनाउंसमेंट्स, डायरेक्शंस, नोटिफिकेशंस। फिर FRF के बाद क्या? रूल्स रेगुलेशंस लॉज, स्टैट्यूट मतलब लॉ ना,
तो लॉ रूल्स रेगुलेशंस हो गया आंसर। बी एंड सी इंपॉर्टेंट, मतलब रिपीटेटिव है वो भी। रीड कीजिए बी और सी को एंड लेट मी नो वंस इट इज, मतलब पूरा स्कोप ऑफ पीयर रिव्यू और या फिर फोकस ऑफ पीयर रिव्यू, इधर वे इंश्योर क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। रीड कीजिए इसको।
हुआ क्या? हाँ, क्वालिटी ऑफ रिपोर्टिंग में जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे छोटी फर्म्स होती है वो क्या करती है, डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं रिपोर्ट्स को। हाँ, जैसे बिग फोर लार्ज साइज फर्म करते हैं, दे हैव अ डिस्कशन। जैसे अगर आपको शायद अभी भी पता नहीं होगा, मैं आपको कराऊंगा, एक होता है SQC1, उसमें लिखा होता है कि लिस्टेड कंपनी की जब ऑडिट होती है तो जो एंगेजमेंट पार्टनर जाता है तो वो डायरेक्टली ओपिनियन नहीं दे सकता, वो पहले अपनी फर्म में आएगा, सबसे डिस्कस करेगा, जो फर्म का सीनियर पार्टनर होता है उसको हम लोग बोलते हैं EQCR, एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूअर, वो आएगा, उसका डिस्कशन होगा, पहले वो उसी चीज़ें रिव्यू करेगा, वो चेक करेगा उसका जो EQCR ने बोला, एंड वो जो हमारा एंगेजमेंट पार्टनर बैठ कर डिस्कस करेंगे, फिर वो लोग रिपोर्ट फाइनल करेंगे। तो रिपोर्ट कैसे आप फाइनल कर रहे हो वहाँ वो हम चेक करेंगे, समझा? कूल, ठीक है। सो हमारा पेज 191, 192, 193 पूरा हो गया, मतलब 3 हमारे क्वेश्चन हो गए। सो यहाँ पर मैं भी इसको रोक रहा हूँ और मैं आपको 2-3 क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूँ। डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, उसमें सुन लो पहले, खाली नोट कर लेना कहीं ना कहीं क्वेश्चन बुक से। अभी क्वेश्चन बुक अगर नहीं है कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी पेपर पे लिख लो, ये आपका होमवर्क होगा, डायरेक्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 1, 2, 4, 7, 8, 1, 2, 4, 7, 8, 10, 1, 2, 4, 7, 8, 10। 1, 2, 4, 7, 8, 10, ठीक है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जो हम लोग कॉन्सेप्ट करके आए उसके थ्रू। सुमैया जी नहीं, कल नहीं है। इधर देखो भी, क्वेश्चन 16 में आपको करा रहा हूं। तो पहले क्या होता था, पहले के ज़माने में डायरेक्ट क्वेश्चन आते थे, अब डायरेक्ट क्वेश्चन खत्म हो गए हैं सारे, अब वो आते हैं केस बेस्ड क्वेश्चन। कंटेंट वही है, आपको आंसर लिख के बताना है मुझे क्या होगा इसका आंसर। CA सुदर्शन अपॉइंटेड एज अ पीयर रिव्यूअर फॉर मैसर्स प्रीत एसोसिएट, ठीक है। सुदर्शन इज अ रिव्यूअर, PU हो गया मेरा, प्रीत एसोसिएट हैज आस्क्ड फॉर मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंगेजमेंट्स एंड engagement solely to assist the clients in preparing compelling holding information other than FS carried out by Messrs Preet Associates for peer review। उसने किसके प्रति डेटा मांगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी के प्रति, और एंगेजमेंट सोली टू असिस्ट द क्लाइंट इन कंपाइलिंग कोलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन अदर देन FS, उसके प्रति, फॉर peer review during the period considered for peer review purposes by the board। Peer reviewer CA Sudarshan has sent a mail on PRB regarding his selection। Preet, the managing partner of the firm, seeks your advice on this matter। क्या सुदर्शन इनका डेटा मांग सकता था? बोलो yes और no। कौन सा आंसर लिखोगे बच्चों? कौन सा आंसर? एक्सक्लूशंस ऑफ पीयर रिव्यू, पीयर रिव्यू के स्कोप में क्या क्या नहीं आता है, बस सब पीयर रिव्यू के स्कोप में खाली एक ही एंगेजमेंट आती है, अटेस्टेशन अश्योरेंस एंगेजमेंट, ये सब चीजें नहीं आती है। तो सुदर्शन ने जो मांगा है सर वो गलत किया है, ठीक है, क्वेश्चन लिखने का एंड देन कंक्लूजन। तो अब क्या बोलोगे? बुरा लोग ने गाना गाया एंड लास्ट में यहाँ देखो, यहाँ लिखा होगा CA Sudarshan is not correct as a management consultancy engagement and engagement solely to assist clients in preparing, compiling, collecting information other than FS are not covered in the scope of assurance engagement and the peer review is directed only at assurance engagement। मतलब peer review में खाली एक ही आता है assurance, यहाँ पर थोड़ा टेक्निकल लिखा है, आप उसको सिंपल भाषा में लिख दो कि वो गलत है, एंड क्योंकि peer review में खाली assurance आती है, बस ये इन द गिवन सिचुएशन ये तो क्वेश्चन हो गया, ऊपर का पूरा थियोरी हो गया, समझा? तो ये केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया आपका, तो ऐसा ही क्वेश्चन आता है। कूल, चलो गाइस
Bye bye, take care, enjoy and aim for a rank or 70 plus, which is we stop the class, we continue in the next class. I think next class में खत्म हो जाना चाहिए क्योंकि मोटा माटी हो गया ये एंड हाँ खत्म हो जाना चाहिए. बच्चे का खाली शायद लिखना पेंडिंग रहेगा पर बाकी खत्म हो जाएगा. ठीक है, बाय गाइस, टेक केयर.